विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुलें तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं? विमल, बोलो जुबान कैसी? नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह काली, हाजिर हूं प्रहार लेकर। और प्रहार में आज हम जिन खबरों का विश्लेषण करने वाले हैं वो खबरें कौन सी हैं, पहले ये जान लीजिए। प्रहार में आज हम सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस की। कांग्रेस के नेताओं का पाकिस्तान प्रेम खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। पहले चिदंबरम ने पहलगाम हमले को लेकर पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी थी, वहीं मणिशंकर अय्यर सामने आ गए हैं। उन्होंने भी पहलगाम हमले में पाकिस्तान का हाथ होने के सबूत मांग लिए हैं। तो सवाल यह है कि कांग्रेस हर बार पाकिस्तान की भाषा आखिर क्यों बोलती है? ये सवाल आज हम भी पूछेंगे। इसके बाद बात करेंगे मालेगांव ब्लास्ट को लेकर। कोर्ट का फैसला भी सामने आ गया और इस फैसले के बाद भगवा विरोधियों की तो हार हो गई, लेकिन कई परिवार आज भी ऐसे हैं जिन्हें न्याय नहीं मिला है और आज भी ये अपनों की राह देख रहे हैं, जिन्हें मालेगांव ब्लास्ट मामले में पूछताछ के लिए बुलाया तो गया था, लेकिन वो आज तक अपने घर नहीं पहुंचे हैं। तो आखिर वो कहां गए, आखिर वो कहां रह गए? ये सवाल पूछेंगे आज हम भी, करेंगे बड़ी पड़ताल। इसके बाद अंत में बात करेंगे यूपी के कई जिलों की, जहां पे जिले जिले में ऐसी पाठशाला चलाई जा रही है जिसमें बच्चों को ज्ञान के नाम पर देश के पीएम के खिलाफ भड़काने का काम किया जा रहा है, शपथ दिलाई जा रही है और बच्चों के मन में नफरत का बीज बोया जा रहा है। और अब इस मुद्दे को लेकर यूपी की सियासत भी गरमाई हुई है। बीजेपी ने कहा है कि समाजवादी पार्टी प्रदेश के बच्चों को सियासी टूल की तरह इस्तेमाल कर रही है। इसमें भी करेंगे बड़ी चर्चा में कि सबसे पहले बात करेंगे आज हम कांग्रेस के पाकिस्तान प्रेम की। तो चिदंबरम के बाद मणिशंकर अय्यर से पाकिस्तान को क्लीन चिट मिल गई है, तो वही बीजेपी ने कांग्रेस को घेर भी लिया इस मुद्दे को लेकर के। अब सवाल यहां पर खड़े होते हैं कि आखिर कांग्रेस के पाकिस्तान प्रेम का जो नया सीजन लॉन्च हुआ है आज, उसके बाद सवाल खड़े होते हैं कि भाई ये जो फेहरिस्त आती है सामने, आखिर वो क्यों? चिदंबरम के बाद मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं कि पाकिस्तान को प्लीज कुछ ना कहो, और ये विपक्ष की पाकिस्तान प्रेम का कोई पहला किस्सा नहीं है। इससे पहले भी चिदंबरम ने पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी थी और ये याद भी होगा आपको किस तरीके से मानसून सत्र के दौरान उनकी ओर से बड़ा बयान दिया गया था। अब ऐसी राजनीति से विपक्ष का वोट बैंक मजबूत होता है या नहीं, लेकिन ग्लोबल नैरेटिव वॉर में ये भारत का पक्ष कमजोर करने की एक कोशिश जरूर सामने आ सकती है। कांग्रेस का ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक मत स्टैंड क्या है, इसको लेकर अभी वक्त कंफ्यूजन का बना हुआ है, क्योंकि नेताओं के अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। लेकिन एक बात तो साफ है कि चिदंबरम और मणिशंकर जैसे नेताओं का बयान पाकिस्तान में जरूर अनकट दिखाया जा रहा है और ये नेता ही पाकिस्तान में अब हीरो बन गए हैं। अब मणिशंकर अय्यर क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि अमेरिका ने अभी तक नहीं कहा कि पहलगाम हमले के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है। ऐसे में हम ये कैसे मान ले कि पहलगाम में 26 निर्दोष लोगों की जिन आतंकियों ने जान ली, उनका कोई पाकिस्तान के साथ कनेक्शन है या संबंध है? अब सबसे पहले सवाल तो ये खड़ा होता है कि क्या मणिशंकर अय्यर, पी चिदंबरम जैसे नेताओं को भारतीय सेना से ज्यादा अमेरिका पाकिस्तान की बातों पर भरोसा है? यानी कि जो अपने देश की सेना क्या कुछ कह रही है उनको इससे कोई लेना देना नहीं है। अमेरिका क्या कह रहा है, पाकिस्तान क्या कह रहा है, इस पर इनको ज्यादा भरोसा है। क्या पाकिस्तान के आतंकी और जो जिस तरीके से जो पाकिस्तान के आतंकी हैं, जो पाकिस्तान की सरकार है, उसको लेकर लोगों को नहीं पता है क्या? यहाँ पे हमें नहीं पता है क्या कि वो क्या बोलते हैं, क्या करते हैं? या वो जानबूझकर नासमझ बनने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर चंद वोटों के लिए पाकिस्तान की तरफ से खुलकर बैटिंग कर रहे हैं और इसीलिए इन नेताओं की नीयत पर, नीति पर सवाल खड़े आ रहे हैं। अब पूरी खबर आपके सामने रखेंगे, लेकिन उसके पहले आप मणिशंकर अय्यर का वो स्टेटमेंट सुन लीजिए, जान लीजिए कि आखिर वो क्या कुछ कह रहे हैं, पाकिस्तान की भाषा क्यों बोल रहे हैं और बीजेपी उन पर आखिर क्यों हमलावर है। किसी ने नहीं कहा वो जो 33 देश थरूर और उनके लोग गए हों कि पाकिस्तान जिम्मेवार है। यूएन ने भी नहीं कहा कि पाकिस्तान जिम्मेवार है। अमेरिका ने नहीं कहा कि पाकिस्तान जिम्मेवार है। हम ही इकलौता है जो अपने छाती को पीटते हुए कहते हैं कि हाय हाय पाकिस्तान है जिम्मेवार। कोई मानने को तैयार नहीं है। हम कोई सबूत नहीं पेश कर पा रहे हैं जिससे कि लोग मुतमैन हो कि हम जानते हैं कि कौन सी पाकिस्तानी एजेंसी है जिसने ये हरकत किया है। तो मणिशंकर का बयान सुना आपने। अब सवाल खड़े होते हैं कि भाई उनके इस बयान का आखिर मतलब क्या है, वो कहना क्या चाहते हैं?
मोदी सरकार ने जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जिसने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों और मुनीर के एयरबेसेस को पूरी तरह से धुआं कर दिया, ध्वस्त कर दिया, उस ऑपरेशन को क्या नहीं करना चाहिए था? या वो नहीं चाहते थे कि जो हमारे निर्दोष लोग पहलगाम में मारे गए थे उनका बदला लिया जाना चाहिए था? अब पूरा देश ऑपरेशन सिंदूर को लेकर गर्व महसूस करता है, एहसास करता है कि हमने जो किया वो बहुत बेहतर था। वो एक अलग फीलिंग है। लेकिन मणिशंकर अय्यर का बयान बिल्कुल क्लियर है। हिंदुस्तान की जमीन पर उन्हें कोई डर नहीं है। वो साफ साफ कह रहे हैं कि पाकिस्तान को इतनी बुरी तरह से क्यों तोड़ा गया, क्यों ये ऑपरेशन चलाया गया, जबकि पहलगाम हमले के लिए पाकिस्तान ही दोषी है। ये बात अभी तक अमेरिका ने कंफर्म नहीं की है, ये वो कह रहे हैं। मतलब साफ है कि उन्हें भारतीय सेना या अपने पीएम पर भरोसा नहीं है। उन्हें ट्रंप के सर्टिफिकेट चाहिए जिसमें वो पहले कह दे तब शंकर मान लेंगे, तब अय्यर मान लेंगे। यानी कि उन्हें अपने देश के लोगों पर भरोसा नहीं है। और ऐसा कोई पहला केस नहीं है जब मणिशंकर अय्यर का ऐसा बयान सामने आया हो। जबकि ऐसा कहा जाता है कि भाई वो पॉलिटिकल हिट एंड रन के एक्सपर्ट हो गए हैं। वो कुछ खास मौकों पर ऐसे प्रकट होते हैं, उनको शायद जो काम असाइन होता है उसको पूरा कर देते हैं। यानी कि वो वही लाइन लेते हैं जो उन्हें ऊपर से दिया जाता है और फिर वो गायब हो जाते हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है जहां में कांग्रेस का स्टेटमेंट लेकर के सामने आए हैं। हालांकि ये कांग्रेस कह रही है कि ये उनका निजी बयान है। अब उनके इस बयान के बाद कांग्रेस की कुछ ऐसा ही बोलेगी, ऐसी आशंका जताई जा रही है। लेकिन यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि भाई कांग्रेस तो बाद में सामने आएगी। लेकिन हर बार कांग्रेस के नेताओं का ऐसा बयान सामने क्यों आता है, ये भी अपने आप में सवाल खड़े होते हैं। और क्यों ये नेता पाकिस्तान की तरफ से बैटिंग करने के मामले में सबके सामने आ जाते हैं? मणिशंकर अय्यर तो मानो उसके कैप्टन ही बन गए हैं, जहां पे इनके पीछे पूरी एक टीम भी काम करती है। अभी कुछ दिन पहले ही आपको याद होगा जब पी चिदंबरम कह रहे थे कि पीएम मोदी और पूरा देश ये क्यों मान रहा है कि पहलगाम हमले के लिए पाकिस्तान ही दोषी है, और इस बात का सबूत हो तो दिखाओ। मतलब पाकिस्तान के आतंकी डीएनए का सच तो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन ये कांग्रेसी नेता हैं जो ये मानने को तैयार नहीं है। और अब इनको पाकिस्तानी आतंकियों का एड्रेस प्रूफ भी देखना है। उन्हें भारतीय सेना की बातों पर विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है। उन्हें पाकिस्तान की कायराना हरकतों के साथ साथ प्रॉपर सबूत चाहिए, एड्रेस प्रूफ चाहिए, तभी वो मानेंगे कि जो आतंकी आए थे पहलगाम में वो पाकिस्तान के ही थे। और इसीलिए अब उनकी नीति को लेकर, नियत को लेकर, उनकी आशंका को लेकर, उनके एजेंडे को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस के इन बयानवीरों पर बीजेपी भी हमलावर हो गई है, क्योंकि ये बड़ा मौका था जब बीजेपी ने हमला बोला और ये कहा कि भाई बार बार नेता ऐसे क्यों सामने आते हैं। बीजेपी का कहना है कि मणिशंकर तो सिर्फ कांग्रेस के लिए मणि है, बाकी उनके पास पाकिस्तान लवर्स की पूरी एक फौज है, एक पूरी टीम है। बीजेपी क्या कुछ कह रही है, सुनवाते हैं। मणिशंकर अय्यर जी की आदत है कि ये पाकिस्तान के पक्ष में बोलेंगे ही बोलेंगे, बोलेंगे ही बोलेंगे। हमें मोदी को हटाना है। पाकिस्तान में जाके किसने बोला था? ये मणिशंकर अय्यर जी ने बोला था। उल्टे वो एंकर चौंक गया था। वो एंकर चौंक के बोला हम कैसे हटाएंगे? तो बोले अरे अरे हम मिलके हटाएंगे ना। आप सोचिए, ये वही मणिशंकर अय्यर है। प्रथम परिवार के सबसे खास रिटेनर मिस्टर मणिशंकर अय्यर, जो मुकुटमणि है प्रथम परिवार के, ज्वेल है क्राउन में प्रथम परिवार के, वो कहते हैं कोई नहीं कह रहा कि पाकिस्तान जिम्मेदार है, हम ही छाती पीट रहे हैं। शायद प्रथम परिवार कांग्रेस पार्टी को नहीं पता कि टीआरएफ पर प्रतिबंध यूनाइटेड स्टेट्स ने लगाया है और अब पाकिस्तान बचाओ आंदोलन कांग्रेस पार्टी का चल रहा है। इसीलिए ये आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं, ये इस्लामाबाद नेशनल कांग्रेस बन चुकी है। तो सुना आपने बीजेपी के नेताओं को जो हमलावर है कांग्रेस को लेकर। लेकिन मणिशंकर हो या चिदंबरम, पाकिस्तान के पक्ष में कहा गया इनका एक एक बयान आज सवाल खड़े करता है कि ये राजनीति का आखिर कौन सा रूप है, जहां आप लक्ष्मण रेखा को भी पार कर जाते हैं। आपको पीएम मोदी का विरोध करना है, वहां तक तो ठीक है, आप करिए, वो आपका अधिकार है। लेकिन मोदी विरोध के नाम पर आप देश विरोधी स्टेटमेंट कैसे दे सकते हैं? चंद वोटों को इनहेंस करने के लिए, इनकैश करने के लिए कांग्रेस को अब पाकिस्तान के आतंकी कैरेक्टर का भी सर्टिफिकेट चाहिए। एक रिपोर्ट आपको दिखाते, इसके बाद आपको कांग्रेस के लिए आज कुछ फैक्ट्स हम लेकर आए हैं, उस पर भी बात करेंगे। यूएन ने भी नहीं कहा कि पाकिस्तान जिम्मेवार है, अमेरिका ने नहीं कहा। पाकिस्तान को आतंकवाद पर क्लीन चिट देते ये पाकिस्तान के नहीं बल्कि कांग्रेस के नेता हैं। नाम है मणिशंकर अय्यर। मणिशंकर अय्यर की कुल राजनीतिक जमा पूंजी महज इतनी है कि ये कांग्रेस के ऐसे नेता हैं जो कभी देश के प्रधानमंत्री पर विवादित टिप्पणी करते हैं तो कभी पाकिस्तान के प्रति अपना प्रेम जाहिर करते हैं। पहलगाम हमले में आतंकियों ने 26 निर्दोष भारतीयों का धर्म पूछकर मारा था। बोला था जाकर नरेंद्र मोदी को बता देना।
और फिर इसके बाद जो हुआ पूरी दुनिया ने देखा। पाकिस्तान में लगी आतंक की फैक्ट्रियों को नेस्तनाबूद कर दिया गया। शहबाज और मुनीर की सेना के अड्डों को धुआं धुआं कर दिया गया। आज भी मुनीर के ये सैन्य अड्डे आईसीयू में पड़े हैं। पाकिस्तान के कई सारे एयरबेस तो आज भी आईसीयू में पड़े हैं। पाकिस्तान दुखी है, ये तो सब कोई समझ सकता है, लेकिन पाकिस्तान का ये दुख कांग्रेस और सपा से सहन नहीं हो पा रहा। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंक की जड़ों को हिला कर रख दिया। आतंकिस्तान में आतंकवादियों की भागम भाग को पूरी तरह से दुनिया ने देखा भी। पूरा भारत एक साथ अपने देश की सेना के साथ खड़ा था, लेकिन सत्ता की लालसा में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें पाकिस्तान के आतंकवादी चरित्र का भी सबूत चाहिए। पहले कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने कहा कि पहलगाम हमले में पाकिस्तान का हाथ है, इसका सबूत कहां है। अब कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर पूछ रहे हैं कि पहलगाम हमले में पाकिस्तान का रोल था, इसका सबूत कहां है। किसी ने नहीं कहा वो जो 33 देश ठरूर और उनके लोग गए हों कि पाकिस्तान से मवार है। आतंकवादियों का पाकिस्तानी एड्रेस प्रूफ पूरी दुनिया देख चुकी है और ऐसे में पाकिस्तान को सबक सिखाना जरूरी है, न कि सबूत देना। लेकिन सवाल यही है कि पाकिस्तान के स्क्रिप्ट पढ़ने वाले नेताओं को डायरेक्शन आखिर कौन दे रहा है। इसका कोई भी नेता हो, कुछ भी बोलेगा तो पाकिस्तान ताली बजाएगा। देश के दुश्मन हमेशा इन पर ताली बजाते हैं। इसलिए ऐसे नेताओं के बारे में क्या कहूँ, जिनके डीएनए में जिहादी घुस गए हों, जिनके रक्त में देशद्रोह समाया हुआ हो, जिनके चिंतन में सिर्फ पाकिस्तान, जिहादी और चर्च प्रायोजित षड्यंत्र छुपे हों, उनसे आखिरकार भारत के प्रति श्रद्धा, भारतीय संविधान और भारतीय जीवन मूल्यों के प्रति आदर का भाव कोई एक्सपेक्ट न करे। एक देश सरहद से ज्यादा उसके अंदर रहने वाले लोगों से बनता है, लेकिन मणिशंकर अय्यर और चिदंबरम जैसे नेताओं के बोल ये सवाल खड़ा करते हैं कि चंद वोटों की लालच में ये नेता क्या पाकिस्तान की तरफ से बैटिंग करने से भी गुरेज नहीं करेंगे। और जब खुद पाकिस्तानी इस बात को मानते हैं कि उनका मुल्क आतंक की जननी रहा है, तब ऐसे में अय्यर और चिदंबरम जैसे नेताओं के बोल क्या कांग्रेस के लिए सेल्फ गोल है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब मणिशंकर अय्यर हो या फिर पी चिदंबरम जैसे नेता, प्रधानमंत्री मोदी की बात तो मानेंगे नहीं, भारतीय सेना की बात भी तो भरोसा करेंगे नहीं वो। लेकिन क्योंकि इनका कहना है कि अमेरिका, यूके या पाकिस्तान जब तक क्लियर नहीं करता तब तक हम मानेंगे ही नहीं, तो ऐसे में आज हम इन्हें यूनेस्सी की एक रिपोर्ट के बारे में जानकारी देते हैं, शायद वो यकीन कर ले। यूनेस्सी की प्रतिबंधित निगरानी टीम ने पहलगाम हमले को लेकर रिपोर्ट जारी की थी और इस रिपोर्ट में ये साफ साफ बताया था कि पहलगाम हमले के पीछे पाकिस्तान का ही हाथ है। पाकिस्तान में बैठे लश्कर ए तैयबा ने ही इस हमले के लिए आतंकियों को ट्रेनिंग दी थी और इस हमले में टीआरएफ के आतंकियों को लश्कर तैयबा का ही सपोर्ट मिला था। अब हम हमारी इस रिपोर्ट को देखने के बाद शायद अय्यर चिदंबरम भी ये कह सकते हैं कि हम इसे भी नहीं मानते, भाई वो कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। हालांकि अब वो खुद शहबाज या मुनीर के मुंह से सुनना चाहते हैं तो वो एक अलग बात है, लेकिन देश तो अपनी सेना की बात को ही मानता है और भारतीय सेना ने पाकिस्तान को जवाब दे दिया है। उस पर पूरा देश गर्व भी करता है। मणिशंकर अय्यर माने या फिर ना माने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब विपक्ष के नेता एक तरफ तो पाकिस्तान को क्लीन चिट देना चाहते हैं, वहीं दूसरी ओर इन्हें सनातन से भी प्रॉब्लम हो गई है। एनसीपी शरद गुट के जो विधायक है जितेंद्र आह्वाड, उनकी ओर से आज बड़ा बयान दिया गया है। ऐसा बयान दिया गया जिसको लेकर विवाद खड़े हो गए। कहा गया ये कि सनातन धर्म ने भारत को बर्बाद कर दिया है। सनातन धर्म नाम का तो कोई धर्म था ही नहीं, है ही नहीं। जितेंद्र आह्वाड ये भी कह रहे हैं जो धर्म पर जो बोल रहे हैं ऐसा सिर्फ हिंदुस्तान में ही पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से उनकी ओर से बयान दिए जा रहे हैं उसको बर्दाश्त करने वाले लोग भी सिर्फ इसी देश में हैं। कहीं और देते तो शायद कुछ और से कुछ और हो जाता। लेकिन जहां सनातन को मानने वाले करोड़ों लोगों के बीच आप ऐसी बात कह पा रहे हैं, पहले आप ये बयान सुनिए, उसके बाद आपको विपक्ष की सनातन विरोधी बयानबाजियों का एक बुफे दिखाते हैं, जिसमें ऐसा पहली बार नहीं देखेंगे आप जब किसी नेता ने ऐसा बयान दिया हो। इसके पहले भी कई नेता सामने आ चुके हैं जो ऐसे ही बयान देने के मास्टर जाने जा चुके हैं। पहले बयान सुनवाते हैं आप। जो बुद्ध भगवान के शिष्य थे उनको मारा किसने? चारवाक को किसने मारा? महात्मा बसवराज को किसने मारा? ज्ञानेश्वर माउली को किसने सताया? संत तुकाराम को किसने सताया?
शिवाजी महाराज को राज्याभिषेक करने से किसने रोका? आप जिंदगी में राजा हो ही नहीं सकते, आपकी जाति नहीं है, ये कहने का काम किसने किया? उनका कुमकुम तिलक भी अपने पैर के अंगूठे से किया गया, ये क्या हमारा अपमान नहीं है? संभाजी महाराज को अपने दुश्मन के हाथों में पकड़वा देने का काम किसने किया? संभाजी महाराज ने 5 लोगों को उठाकर हत्या के कदम के नीचे कुचल डाला, क्यों किया? कौन थे वो सनातनी थे। जब फूले साहब धर्म व्यवस्था के खिलाफ बात करने लगे, अपने पत्नी को निकाला बाहर और कहा कि औरतों को पढ़ाओ, तब वो दोनों को मारने का काम किसने किया? वो सनातनी दहशतवादी थे। तो जितेंद्र आवाड़ को सुना आपने, हालांकि ये भी कोई एक्सीडेंटल केस नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि जितेंद्र की जुबान फिसल गई हो, या उन्होंने कुछ सोच करके या बिना सोचे कुछ ऐसा बोल दिया हो, या उनका बयान मिसकोट किया जा रहा हो, बल्कि सनातन पर हमला करने वालों की एक पूरी टीम है इंडिया अलायंस के अंदर। हालांकि कोशिश तो यहां तक हुई कि भगवा को आतंकवाद से जोड़ दिया जाए। क्या यही विपक्ष का ऐसा किसी दूसरे धर्म को लेकर के बोल सकते थे क्या? संभव नहीं था। मतलब साफ है, किसी धर्म पे अटैक करने की जरूरत आखिर आपको क्या पड़ी है? आखिर क्यों बोलते हैं आप, ऐसे बयान क्यों देते हैं? और ऐसा भी नहीं है कि जितेंद्र आवाड़ का ये कोई निजी सोच हो, बल्कि उन्हें कांग्रेस का भी सपोर्ट मिलता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस नेता उदित राज, जो कि हर मुद्दे पे अपने बयान जाहिर करते हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं, आपको पहले वो सुनवाते हैं, फिर आगे की बातचीत। मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? जब उन्होंने सनातन धर्म के बारे में ऐसा कहा तो उनसे पूछिए, हम मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मैं क्यों जवाब दूं? मेरा कोई सवाल तो है नहीं है। लेकिन एक बात है, सनातन धर्म वालों को भी सोचना पड़ेगा, जाति कहाँ से आई? बाहर से आई है। वर्ण व्यवस्था कहाँ से आई है? और छत्रपति शिवाजी महाराज को राज्याभिषेक करने के लिए बनारस जाना पड़ा। वहाँ के जो पंडित हैं, उन्होंने अपने बाएं पाँव के अंगूठे से तिलक किया था और उनको पैसा देना पड़ा था। उसके बाद बहुत बड़ा भोज देना पड़ा था रिश्वत के रूप में, वरना उनका राज्याभिषेक नहीं हो रहा था। ये तो सच्चाई है, ऐतिहासिक सच्चाई है। तो जितेंद्र आवाड़ के सनातन विरोधी बयान पर अब संत समाज में भी आक्रोश देखने को मिल रहा है। तो वही दूसरी ओर बीजेपी विपक्ष के सनातन शत्रुओं को सनातनी सही परिभाषा समझा रही है, बता रही कि भाई किस तरीके से आपके जो बयान होते हैं वो कैसे लोगों की भावनाओं को आहत करने वाले होते हैं। बीजेपी इस मुद्दे को लेकर हमलावर भी है, और क्या कुछ चल रहा है इस मुद्दे को लेकर सियासत के तौर पर दिखाते हैं आपको खास रिपोर्ट के जरिए। विपक्ष में सनातन शत्रुओं की बढ़ती तादाद बड़े सवाल खड़े करती है। सनातन आस्था पर हमला करना मानो कुछ नेताओं की आदत बन गई है। एक तरफ विपक्ष के नेता पाकिस्तान को क्लीन चिट दिए जाने की बात करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर कुछ नेता सनातन पर हमला करने से भी नहीं चूकते। शरद पवार के एनसीपी के नेता जितेंद्र आवाड़ ने सनातन को लेकर जो कुछ बोला है, ये करोड़ों सनातनियों की आस्था पर सीधा हमला है। ये सनातनियों के दिल में जो, दिमाग में जो विष है, वो विष के खिलाफ है। जितेंद्र आवाड़ के सनातन द्रोह के बाद संत समाज में भी आक्रोश देखने को मिल रहा है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जिस प्रकार से महाराष्ट्र के नेता जितेंद्र आवाड़ ने ये कहा है कि सनातन धर्म ने भारत को बदनाम कर दिया। उन्होंने ये कहा कि सनातन धर्म ने शिवाजी को बदनाम किया, सनातन धर्म ने अंबेडकर को पानी नहीं पीने दिया। कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हमें लगता है कि जितेंद्र जी जो नेता हैं वो कहीं सस्ती नशा करके इस प्रकार से बोल रहे हैं, नशे में बोल रहे हैं। का अपमान का मतलब भारत का अपमान हुआ है। जितने वाहड़ पर एक्शन होना चाहिए, उसको जेल भेजना चाहिए। सनातन विरोधी मानसिकता वाले जितेंद्र अकेले नहीं है, बल्कि विपक्ष में इसकी लंबी फहरिस्त है। सनातन के विरोध में बोलना कई नेताओं की आदत बन गई है, लेकिन इसी सनातन की सीख है कि जो विरोध करने वालों को भी खुद में समाहित करती है। ये महाराष्ट्र के नेता है और शरद पवार जी के पार्टी के नेता है। इन्होंने आज फिर से सनातन धर्म को अपशब्द कहे। इन्होंने कहा सनातन धर्म ने भारत को बर्बाद कर दिया है। सनातन धर्म नाम का कोई धर्म ही नहीं था। क्या अर्थ होता है सनातन का? जो सदा सर्वदा था और जो सदा सर्वदा रहेगा, जो चिरंतन है, जो सत्य है, वही सनातन है।
जितेंद्र जैसे नेताओं के सनातन के खिलाफ बोले गए जहरीले बयान बड़ा सवाल खड़े करते हैं कि आखिर विपक्ष में सनातन शत्रुओं के कितने चेहरे मौजूद हैं और क्या जितेंद्र जो कुछ बोल रहे हैं उस पर शरद पवार की भी रजामंदी है और क्या कांग्रेस नेता उदित राज जब जितेंद्र के समर्थन में खड़े हैं तो क्या उन्हें भी राहुल गांधी से ग्रीन सिग्नल मिल चुका है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक। तो ये ना समझी है या फिर सोच समझकर दिया गया बयान जिसके चलते चुनाव में वोटरों को लुभाने का प्रयास किया जा रहा है, एक बार को प्रयास किया जा रहा है खुश करने का, ये बताएंगे आपको आगे। लेकिन बढ़ेंगे अगली खबर की ओर जो कि आ रही है मालेगांव ब्लास्ट को लेकर। मालेगांव ब्लास्ट की जिसमें 17 साल के बाद कोर्ट का बड़ा फैसला आया और सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया। लेकिन क्या ये पूरा न्याय है या अब भी कुछ बाकी रह गया है? ऐसा इसलिए क्योंकि आज भी कुछ ऐसे परिवार हैं जिनके घर के लोगों को मालेगांव ब्लास्ट के बाद पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन वो आज तक वापस नहीं लौटे हैं। ऐसा ही एक परिवार इंदौर में है। देवव्रत के पिता रामचंद्र उर्फ रामजी कलसांगरा जो पिछले 17 सालों से लापता है। सवाल खड़े होते हैं कि आखिर वो कहां हैं? साल 2008 के मालेगांव ब्लास्ट केस में एनआईए ने उन्हें आरोपी बनाया था, बताया भी था और पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन तब से आज तक ना राम जी का कोई सुराग मिला है, ना ही कोई उनका बयान सामने आया है। वो कहां है कोई ये भी नहीं जानता है। हालांकि परिवार आज भी इसी आस में बैठा है कि रामचंद्र शायद कभी लौट कर आए, लेकिन शायद वो आए नहीं। तो जिस तरीके से यहाँ पे एक परिवार जो कि यहाँ पे तलाश कर रहा है, इंतजार में बैठा हुआ है कि भाई जो उनके परिवार के लोग गए थे वो कब लौटेंगे, कहाँ गए, पूछताछ के लिए बुलाया था, वो जिंदा है भी या नहीं है, ये भी सवाल है। इंदौर के परिवार को 17 साल से अपनों का इंतजार है। रामचंद्र कलसांगरा बीते 17 सालों से लापता है। उनके परिवार को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। मालेगांव ब्लास्ट केस में एनआईए ने उन्हें आरोपी बनाया था। परिवार के 3 लोगों को आरोपी बनाया गया था और शिवनारायण की गिरफ्तारी एटीएस ने साल 2008 में की थी, जिन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया था और अपने पास 10 से 12 दिनों के लिए रखा भी गया था। चार्जशीट दाखिल करने के बाद क्लीन चिट दे दी गई थी। दिलीप पाटीदार का भी कुछ ऐसा ही हाल है, जिनको एटीएस ने गिरफ्तार किया था और बाद में कहा गया कि पूछताछ कर छोड़ दिया गया था। लेकिन बीते 17 सालों से किसी को नहीं पता चला कि आखिर ये लोग कहां गए, क्योंकि अपने घर पहुंचे ही नहीं। इन्हें पूछताछ के बाद छोड़ा गया तो किस दिन छोड़ा गया, छोड़ने के बाद ये कहां गए, कहां अभी हैं और अभी ये है भी या नहीं है, ये भी सवाल है। अब आपको परिवार का बयान सुनवाते हैं जिसमें परिवार मुजावर के बयानों की जांच की मांग कर रहा है। वो मुजावर जिन्होंने अपने इंटरव्यू में बड़े बड़े दावे किए थे। ये घटना दशहरे के आसपास की घटना है। दशहरे के बाद जो है लगभग सभी की गिरफ्तारी उसी समय हुई थी इसमें, और उसी समय हमारे पिताजी जो है उसके बाद से जो है गिरफ्तार है। आज तक जो है उनका कोई भी इसमें पता नहीं चला। एटीएस के जो पूर्व अधिकारी अब जो है आकर के मीडिया के सामने बोल रहे हैं कि उनको मोहन भागवत जी को, योगी जी को गिरफ्तार करने के लिए कहा गया था। गिरफ्तार नहीं बोला उन्होंने बोला कि उठा करके लाओ उनको। फिर सुनियोजित पूरा षड्यंत्र था जो आज सबके सामने उजागर हुआ है, जिसमें हमारे परिवार के जो है 3 लोग जो है इसमें उनको गिरफ्तारी की गई थी। सबसे पहले शिवनारायण जी कलसांगरा जो मेरे काका है, उनकी गिरफ्तारी हुई थी 2008 में। एटीएस उनको यहाँ से ले गई थी मुंबई पूछताछ के लिए। तो 10 से 12 दिन तक जो है उनको गैर कानूनी रूप से पूछताछ के लिए रखा गया और उनको मारपीट भी हुई उनके साथ में, बहुत सारी यातनाएं झेलनी पड़ी उनको। तो 10 से 12 दिन बाद जो है फिर उनको गिरफ्तारी उनकी दिखाई गई। 10-12 दिन उनको इनलीगल तरीके से जो है उनको प्रताड़ित किया गया। तो परिवार को सुना आपने, जो कि दावों की जांच करने की बात कर रहे हैं। कई सवाल पूछ रहे हैं कि भाई जो उनके परिवार के लोग थे जिन्हें पूछताछ के नाम पर बुलाया गया था, आखिर वो कहां गए। पूर्व एटीएस के दावों ने परिवार की शंका और डर दोनों को बढ़ा दिया है। लेकिन सवाल यह है कि पूर्व एटीएस अधिकारी महबूब मुजावर के आरोपों की जांच आखिर कब होगी, क्योंकि जो दावा वो कर रहे हैं वो तमाम सवाल खड़े करते हैं और उनके दावों की जांच के बाद ही शायद सब कुछ सामने आ पाए। क्या दावा कर रहे हैं सुनवाते हैं। हाँ, मैं बताया ना सर, मैं लिखित में दिया है ना। रामजी कलसांगरा, तुम्हारा वो संदीप दांगे, इनके घर को गया हूँ सर, मैं मारने के बाद में गया हूँ। इनको ये बताना चाहिए, इनके दिमाग में ये था सर कि वो अभी जिंदा है और उसका तपास करने के लिए मुझे आया है, ऐसा था। मेरे समझ में आया सर ये बात, सब बात में समझ में आया, बाद में मैंने विरोध किया उनको बोला, मैंने लिखित में दिया उनको।
तो मुजावर को सुना आपने, जो कि बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, इसलिए परिवार के लोग ये कह रहे हैं कि भाई इनके दावों की जांच होनी चाहिए। इंदौर के रामचंद्र के बाद अब आपको पाटीदार परिवार के बारे में भी बताते हैं। 17 सालों से दिलीप पाटीदार भी गायब है, कहां गए किसी को नहीं पता। दिलीप की पत्नी और बेटे आज भी उनकी राह देख रहे हैं। आपको परिवार का बयान सुनवाते हैं, इसके बाद बताएंगे आपको आगे की कहानी। 2008 में पुलिस वाले केस वाला आए थे रात को और इनको उठा के ले गए। उसके बाद में थाने गए। थाने जाने के बाद हमने पूछा कि कहाँ है वो, कहाँ लेके गए, तो उन्होंने बोला थाने वालों ने कि हमको लेके नहीं आए। तो फिर वो भैया बोले कि उनको तो बॉम्बे पुलिस लेके गई। क्या बताया, मतलब कितना टाइम हो गया और पुलिस ने क्या बताया? पुलिस ने तो यही बताया कि हमने छोड़ दिया। बोले कि हमें वो गवाही के लिए लेके गए थे तो आइडेंटिटी कार्ड के लिए छोड़ दिया, बोले प्रूफ चाहिए, प्रूफ के बिना गवाही नहीं दे सकते। सरकार से यही मांग है कि कुछ हमारे लिए मदद करे, पिताजी को ढूंढने में मदद करे और एटीएस वालों पे जानकारी, उनकी जानकारी निकाले कि क्या करा क्या नहीं करा, सब क्या प्रेशर डाला उन्होंने या क्या कुछ गलत कर दिया हो तो वो बताए। जब आप सरकार से क्या चाहते हैं, फैसला क्या क्या है? साध्वी जी, प्रज्ञा और ये इनका फायदा हो गया। अब पिताजी तो मेरे ले गए थे तो उनको कुछ पता ही नहीं था उस केस में, इन्वॉल्वमेंट नहीं बताए कि इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट है। बाकी एटीएस रात को लेके गई, उसके बाद में कोई पता नहीं चला और वहाँ पे पूछा तो बोलते छोड़। तो परिवार के लोगों के सवाल है, इंतजार है। इनका इंतजार तो 17 साल बाद भी खत्म नहीं हुआ। लेकिन भोपाल की पूर्व बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा केस में बरी हो गई है और केस का फैसला आने के बाद पहली बार भोपाल पहुंची। प्रज्ञा ठाकुर ने यहां पर भी कांग्रेस पर खूब हमला बोला, जम के सवाल खड़े किए। साथ ही ये भी कहा कि इस फैसले ने देशद्रोहियों के मुंह पर कालिख पोत दी है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। 2008 में हुए मालेगांव ब्लास्ट केस में कोर्ट का फैसला आने के बाद बरी हुई साध्वी प्रज्ञा भोपाल पहुंची, जहां से उन्होंने कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। कोर्ट के फैसले को सत्य की जीत बताया और कहा कि इस फैसले से देशद्रोहियों के मुंह पर कालिख पोती है। 17 वर्षों का संघर्ष रहा, लेकिन सत्य सिद्ध हुआ। सत्यमेव जयते। निश्चित रूप से सत्य की विजय होती है, धर्म की विजय होती है। भगवा आतंकवाद, इसकी कहीं से कहीं तक स्क्रिप्ट खराब थी और वो खत्म हुआ। साध्वी प्रज्ञा ने भगवा आतंकवाद की थ्योरी गढ़ने वाले कांग्रेस नेताओं पर भी गंभीर आरोप लगाए और कहा कि उन पर नरेंद्र मोदी, योगी, मोहन भागवत, राम माधव और इंद्रेश कुमार का नाम लेने का दबाव बनाया गया, लेकिन उन्होंने किसी भी दबाव के आगे घुटने नहीं टेके। मैंने वो नाम नहीं बोले, उनके अनुसार मैंने काम नहीं किया, इसलिए उन्होंने मुझे प्रताड़ित किया। और उन नामों में विशेष तौर पर माननीय भागवत जी का नाम, राम माधव जी का नाम, हमारे माननीय मोदी जी का नाम, योगी जी का नाम, माननीय इंद्रेश जी का नाम और तमाम वो नेता जो बड़े बड़े नेता हैं, उन लोगों के नाम लेने के लिए कहा कि उन्होंने कहा और हमने ऐसा किया, ये बोलो। मैंने उनकी बात को नहीं सुना और ना ही माना, इसलिए उन्होंने मुझे प्रताड़ित किया। साध्वी प्रज्ञा ने मालेगांव धमाके के बाद अपने उन 24 दिनों की दिल दिलाने वाली आप बीती भी बयां की, जिसमें गुजरात एटीएस अधिकारियों ने उन्हें बुरी तरह से प्रताड़ित किया। बहुत ही अदम व्यक्ति है परमवीर सिंह, क्योंकि उसने हर सीमा पार की है, हर कानून को तोड़ा है और कानून से बाहर जाकर के उसने मुझे प्रताड़नाएं दी हैं। अकेले परमवीर सिंह ने नहीं, पूरे एटीएस के अधिकारियों ने प्रताड़ित किया है, पुरुषों ने प्रताड़ित किया है, हर कानून को तोड़ा है। उन्होंने मुझे गैर कानूनी 13 दिन तक रखा और 11 दिन की कस्टडी। इस प्रकार से मैं 24 दिनों तक पुलिस कस्टडी में रही और प्रताड़नाएं झेलती रही एटीएस की। इतना ही नहीं, तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली कांग्रेस को भी साध्वी प्रज्ञा ने जमकर घेरा और कांग्रेस को हिंदू विरोधी करार दिया। हमेशा से मुस्लिमों के लिए उन्होंने तुष्टीकरण की नीति अपनाई है। कांग्रेसियों ने अपने शासन में उन्होंने भरपूर उपयोग किया और हिंदुओं को प्रताड़ित किया। हिंदुओं को किसी भी प्रकार से जो प्रताड़ित कर सकते थे, जेल में डाल सकते थे, उनको मार सकते थे, उनके ऊपर झूठे केस लगा सकते थे, वो सब कुछ किया। और देश के तो छोड़ो, भगवा को आतंकवाद कह दिया, हिंदुत्व को आतंकवाद कह दिया। ऐसी निकृष्टता, इतने निम्न स्तर की सोच कांग्रेस रखती है। एक तरफ साध्वी प्रज्ञा कांग्रेस के भगवा विरोधी पन्ने लगातार पलट रही हैं, तो वहीं कांग्रेस के नेता एक शब्द भी बोल नहीं पा रहे हैं। इनकी चुप्पी ये साफ बता रही है कि न केवल कांग्रेस की भगवा विरोधी
हिंदू विरोधी साजिश एक्सपोज हुई है, बल्कि इनकी फेक थ्योरी सामने आने के बाद कांग्रेस बैकफुट पर भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, और बात करेंगे अब समाजवादी पार्टी की, जो अपने सियासत के लिए बच्चों को ऐसी शिक्षा दे रही है जिसे देखकर सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आसान भाषा में कहें तो बच्चों के भीतर देश के पीएम के प्रति नफरत के बीज बोने का काम किया जा रहा है। दरअसल समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के निर्देश के बाद पार्टी की तरफ से पीडीए पाठशाला का अभियान चलाया गया, जिसके तहत बच्चों को ए फॉर अखिलेश और बी फॉर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पढ़ाया जा रहा है। इतना ही नहीं, अब पीएम मोदी को सबक सिखाने की बात भी कही जा रही है। लेकिन अब इस पर यूपी की सियासत गरमाई हुई है। एक तरफ पुलिस है जो कि समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं पर एफआईआर दर्ज कर रही है, केस दर्ज कर रही है, कार्रवाई कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी भी समाजवादी पार्टी पर हमलावर है। तो इन दिनों पीडीए की पाठशाला यूपी में सियासत का बड़ा केंद्र बनी हुई है, बड़ा मुद्दा बनी हुई है। अब आपको कुछ जो तस्वीरें हैं वो दिखाते हैं जो यूपी के जिलों से आ रही हैं, जिसके जरिए आप भी समझ पाएंगे कि समाजवादी पार्टी बच्चों को अपने सियासी टूल की तरह कैसे इस्तेमाल कर रही है। बच्चों को समाजवादी पार्टी के जो नेता है वो शपथ दिलवा रही है, और शपथ भी क्या, शपथ भी अपने ही देश के पीएम को सबक सिखाने की। तो अब सवाल खड़े होते हैं कि भाई ये कौन सी पीडीए की पाठशाला है जहां पे अपने ही देश के बच्चों को पीएम के खिलाफ बरगलाया जा रहा है, भड़काया जा रहा है, सबक सिखाया जा रहा है। सुनवाते हैं आप। सबको जो है शिक्षा ग्रहण करनी है। हाँ, और जो स्कूल बंद हो रहे हैं उसके खिलाफ हम लोग जो है मोदी जी को सबक सिखाएंगे पीडीए पाठशाला चला करके। हाँ। तो तस्वीर देखिए आपने, जहां पर बच्चों के पीछे समाजवादी पार्टी का बैनर लगा हुआ है। समाजवादी पार्टी के नेता वहां पे शपथ दिला रहे हैं और ए फॉर अखिलेश पढ़ा रहे हैं। ऐसी तस्वीर जौनपुर से निकल के सामने आई। जौनपुर में पीडीए पाठशाला की शुरुआत हुई और पाठशाला में बच्चों को पढ़ाई की जगह शपथ दिलवाई गई। शपथ क्या थी? पीएम मोदी को सबक सिखाने की शपथ दिलवाई गई। तो क्या सवाल खड़े होते हैं कि राजनीतिक उद्देश्य से जो पाठशाला है वो खोली गई है? क्या इसका मूल एजेंडा पॉलिटिक्स है? पढ़ाई की जगह बच्चों को शपथ क्यों दिलाई जा रही है? जहां पे ज्ञान देना चाहिए वहां पर राजनीति क्यों की जा रही है? अपने ही घर के बच्चों को, अपने इलाके के बच्चों को इस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। अब आपको इस विवाद के पीछे की जो पूरी कहानी है वो भी समझाते हैं। दरअसल बीते दिनों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 50 से कम स्टूडेंट वाले स्कूलों को मर्ज करने के निर्देश दिए थे, क्योंकि वहां पे बच्चे कम थे तो स्कूलों को मर्ज करने के लिए कहा गया। लेकिन समाजवादी पार्टी ने इसे एक बड़ा मुद्दा बना लिया और इसी को लेकर समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं ने यहां पर मोर्चा खोल दिया और इसी के तहत अखिलेश यादव ने पीडीए पाठशाला चलाने के निर्देश दिए। लेकिन समाजवादी पार्टी का भी अभियान विवादों में आ गया है और अब इस मुद्दे को लेकर यूपी में राजनीति गर्म हो गई है। यूपी में प्राइमरी स्कूलों की जो मर्जर का मुद्दा है, इसको लेकर के अब बीजेपी समाजवादी पार्टी पर हमलावर है और ये कहा जा रहा है बीजेपी की ओर से कि क्या यही वो तरीका है जो अखिलेश यादव चाहते हैं? क्या यही वो पाठशाला की बातें हैं, पढ़ाई देने की बातें हैं जिसका जिक्र अखिलेश यादव करते हैं? और इसी से जुड़ी आपको रिपोर्ट दिखाती है जिसमें समझ पाएंगे आप कि आखिर यूपी में पाठशाला के नाम पर, पढ़ाई के नाम पर चल क्या रहा है। यूपी में प्राइमरी स्कूलों के मर्जर का मुद्दा अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने उठाया तो सही, लेकिन पीडीए पाठशाला की पोल भी खोल दी गई। अब उन पाठशालाओं को जो राजनीतिक प्रयोगशाला बनाया जा रहा है तो उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। जो अखिलेश यादव कल तक स्कूलों के मर्जर को बच्चों के खिलाफ साजिश बता रहे थे, उन्हीं अखिलेश यादव की पार्टी के नेता बच्चों में नफरत के बीज बो रहे हैं। जो अखिलेश कल तक सरकारी तंत्र पर प्रहार कर रहे थे, उन्हीं के पार्टी के नेता अब पीडीए पाठशाला में शपथ दिलाते दिखाई दे रहे हैं। पीडीए पाठशाला की तो पोल खुल गई। मोदी जी को सबक सिखाएंगे पीडीए पाठशाला चला करके। पीडीए पाठशाला तो खुली, लेकिन उस पाठशाला में क्या पढ़ाया जा रहा है उस पर भी बड़ा सवाल है। ए फॉर अखिलेश, डी फॉर डिंपल पढ़ाने वाले नेता अब बच्चों को सियासी पाठ भी पढ़ा रही है। देश के प्रधानमंत्री मोदी को सबक सिखाने की शपथ दिलवा रही है। छोटे छोटे मासूम बच्चों के मन में मोदी के खिलाफ नफरत भी भर रही है। पाठशाला खोलने के पीछे की सियासी तस्वीर साफ हुई तो बीजेपी हमलावर हो गई। बीजेपी नेताओं का दावा है कि समाजवादी पार्टी की हकीकत यही है। अब वो चुनाव में सीधे मुकाबला नहीं कर सकते तो नौनिहालों को गुमराह कर मोदी के खिलाफ भड़का रही है।
पीडीए की पाठशाला जहां पढ़ाया जा रहा है ए फॉर अखिलेश, डी फॉर डॉग, डी फॉर डिम्पल, एम फॉर मंकी, एम फॉर मुलायम सिंह। बच्चों को पढ़ाने के बजाय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को सबक सिखाने का शपथ दिलाया जा रहा है। इतनी दूषित मानसिकता अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की हो गई है कि छोटे छोटे बच्चों के मन में जहर भरने का प्रयास कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी कितना नीचे गिरेगी? वो बच्चों में भी जाति का जहर घोलने की कोशिश कर रही है, बच्चों को पॉलिटिकल टूल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। यह बहुत घृणित काम है और इस मामले का बाल आयोग को भी संज्ञान लेना चाहिए कि बाल अधिकार संरक्षण आयोग ऐसे लोगों पर संज्ञान लेकर के कठोर दंडात्मक कार्रवाई करे। पाठशाला पर बीजेपी ने घेरा तो तुरंत समाजवादी पार्टी सांसद अवधेश प्रसाद बचाव करने के लिए सामने आ गए। अवधेश ने पीडीए की पाठशाला की धारणा को सही बताते हुए इसे पीडीए समाज के उत्थान से जोड़ दिया। योगी बाबा की सरकार ने उत्तर प्रदेश के हजारों हजार विद्यालयों को बंद करके एक बहुत बड़ी समस्या और चिंता पैदा कर दिया है। अब इसमें योगी बाबा की सरकार समझ में आई है कि उसका ये कदम अच्छा नहीं है, तो कहीं न कहीं ये हमारे नेता समाजवादी पार्टी ये एक जीत है। लेकिन सवाल है कि जो अखिलेश सरकार पर प्राइमरी स्कूलों के साथ सियासत करने का आरोप लगा रहे थे, उन्हीं की पीडीए पाठशाला में बच्चों को सियासी पढ़ाई कराना कितना सही है? मोदी जी को सबक सिखाएंगे पीडीए पाठशाला चला करके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक। तो यूपी में पढ़ाई के नाम पर सियासी लड़ाई हो रही है। सीधे लिए चलते आपको यूपी के बाद बिहार में एसआईआर के मुद्दे पर सियासी घमासान तो चल ही रहा था, लेकिन लगता है तेजस्वी यादव का चुनाव आयोग को घेरने वाला दांव उल्टा पड़ गया, क्योंकि बीते दिनों जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से अपना नाम कटने का दावा किया था, उसके तुरंत बाद चुनाव आयोग ने लिस्ट शेयर करके साफ कर दिया कि तेजस्वी का नाम वोटर लिस्ट में दर्ज किया गया और जो दावा कर रहे हैं वो दावा झूठा है। लेकिन दो अलग अलग एपिक नंबर होने की वजह से चुनाव आयोग को इस बात की आशंका है कि तेजस्वी यादव के पास 2 आधार कार्ड है, यानी कि 2 वोटर कार्ड है। अब आयोग ने इसके जांच की बात कही है, तो वही बीजेपी भी अब तेजस्वी के बहाने बिहार में फर्जी वोटरों पर हमलावर हो गई है और कह रही है कि जब तेजस्वी यादव का ये हाल है तो पूरे बिहार का क्या होगा। और सवाल भी जायज है यहाँ पर, क्योंकि तेजस्वी यादव ने जो यहाँ पे वोटर लिस्ट को लेकर के अपना एपिक नंबर जारी किया, वोटर लिस्ट ने कुछ और जारी कर दिया, चुनाव आयोग की ओर से जारी कर दिया गया। तो सवाल खड़े हुए कि क्या 2-2 एपिक नंबर काम कर रहे हैं तेजस्वी यादव के? क्या उनके पास 2-2 आधार कार्ड है? तो क्या उनके पास 2-2 वोटर आईडी कार्ड है? अब चुनाव आयोग को घेरने के चक्कर में तेजस्वी यादव खुद फंस गए हैं। उन्होंने पहले आरोप लगाया था कि उनका नाम वोटर लिस्ट में है ही नहीं। इलेक्शन कमीशन ने तेजस्वी का नाम नहीं होने के दावे को गलत बताया था। आयोग ने वोटर लिस्ट में उनका नाम होने का सबूत भी दे दिया, शेयर कर दिया, सबके सामने आ गया। तेजस्वी का नाम वोटर लिस्ट में क्रमांक 416 पर था। इलेक्शन कमीशन ने यह दावा किया, जो कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में 511 पर आ गया है। इलेक्शन कमीशन ने दावा कर दिया और साफ कर दिया। नए और पुराने कार्ड का एपिक नंबर भी जो है वो जारी कर दिया गया है, वो भी हमने आपके सामने रख दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तेजस्वी यादव ने दूसरा एपिक नंबर साझा किया था और सवाल खड़े कर दिए कि भाई क्या तेजस्वी यादव के 2-2 वोटर आईडी कार्ड बने हुए हैं? अगर उनका ये हाल है तो पूरे बिहार में कितने फर्जी वोटर घूम रहे होंगे? अब इसी को लेकर के बीजेपी तेजस्वी यादव पर हमलावर हो गई है। डेप्यूटी सीएम जो कि सम्राट चौधरी है बीजेपी के बिहार में, उनकी ओर से इस मुद्दे को आधार बनाया गया और सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके तेजस्वी यादव के 2 वोटर आईडी कार्ड वाला मुद्दा उठाया गया। क्या कुछ कहा गया दिखाते हैं आपको, दिखा रहे, सुनाएंगे भी, बताएंगे भी। उन्होंने लिखा कि जब 2015 से 2025 तक हर बार एपिक नंबर जो दिया गया, हमने जो लिख रखा है सामने वो है, उसका उपयोग तेजस्वी यादव कर रहे थे, चुनाव भी लड़े और दीघा में वोटिंग करने भी गए, तो आज ये जो नया एपिक नंबर है वो क्या है? तो क्या ये क्यों ना मान लिया जाए कि ये वोटर आईडी कार्ड जो है वो अलग अलग है, उनके पास 2-2 वोटर आईडी कार्ड है? और ये दूसरा वाला कार्ड कहां से आया? कि तेजस्वी यादव ने 2-2 वोटर आईडी कार्ड बनवाए हैं? तेजस्वी यादव की तरह क्या और भी ऐसे आरजेडी के नेता हैं जिनके पास 2-2 वोटर आईडी कार्ड है? और अगर उनका ये हाल है तो बिहार में बाकी आरजेडी कार्यकर्ताओं का, बाकी नेताओं का क्या होगा? बाकी वोटर्स का क्या होगा? क्या उनके पास भी 2-2 वोटर आईडी कार्ड है? इसीलिए कहा जा रहा है तेजस्वी यादव का जो दांव था घेरने वाला इलेक्शन कमीशन को, वो दांव उल्टा पड़ गया। सम्राट चौधरी सोशल मीडिया पर जो पोस्ट उन्होंने कर दिया तो फिर बीजेपी के तमाम नेता सामने आए। समित पात्रा ने भी तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोला। सुनवाते हैं आपको क्या कह रहे समित पात्रा। ये 2020 के हलफनामे में तेजस्वी यादव जी ने जो एपिक कार्ड नंबर दिया, कल उन्होंने खुद आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके
उसे नकार दिया कि ये मेरा एपिक कार्ड नंबर नहीं है, तो क्या आपने गलत हलफनामा दिया था? डिड यू फाइल अ रॉन्ग नॉमिनेशन पेपर? क्या इसीलिए ये एसआईआर से डरते हैं? जब इनके सर्वोच्च नेता टीवी पर आकर दिखा रहे हैं कि देखो मेरे दो एपिक कार्ड नंबर हैं, तो सोचिए आरजेडी के, कांग्रेस के ये तमाम लोग जो आदी हो गए थे बूथ लूटने के, जो तमाम लोग आदी हो गए थे गुंडागर्दी के आधार पर वोट पाने के और चुनाव जीतने के, क्या इन्होंने ये दो वोटर कार्ड, फर्जी वोटर कार्ड इत्यादि बना करके जो रखा हुआ था, कहीं उनके पूरे खेल पे पानी तो नहीं फिर गया है? आज तेजस्वी यादव, आरजेडी, कांग्रेस पार्टी और उनका एटम बॉम्ब ये एक्सपोज हो चुका है। यानी तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे को लेकर लगता है जैसे सेल्फ गोल कर लिया। कुल मिलाकर तेजस्वी यादव का वोटर आईडी कार्ड वाला दांव उल्टा पड़ गया और बीजेपी समेत जेडीयू के तमाम नेता ऐसे हैं जो अब तेजस्वी यादव पर, आरजेडी पर हमलावर हो गए हैं। अब आपको जेडीयू नेता केसी त्यागी, संजय झा और नीरज कुमार क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुनवाते हैं। चुनाव आयोग के द्वारा जो एपिक नंबर जारी किया गया है उसके तहत श्री तेजस्वी यादव का नाम मतदाता सूची में है। वो चुनाव आयोग को बदनाम करना चाहते हैं और चुनाव प्रक्रिया से हटना भी चाहते हैं। तो इलेक्शन कमीशन ने दिखा दिया ना, मतदाता सूची में उनका नाम था। ये बिहार की जनता को और देश के जनता को भरमा रहा है। दो जगह नाम होना। जब विपक्ष के नेता का आचरण यह है कि उनका डबल एपिक नंबर है, तो डबल भाषा भी बोलते हैं, डबल स्टैंडर्ड भी है इनका, डबल चेहरा भी इनका है, डबल नाम भी है। तेजस्वी यादव उपनाम है, निकनेम है तरुण यादव। और इस बीच बड़ी खबर बिहार से आ गई है, जहां पर चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव को नोटिस जारी कर दिया है। मामले में जवाब मांगा गया है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी ओर से दावा किया गया था उस पर सफाई मांगी गई है। आयोग ने दोनों वोटर कार्ड की जो प्रतियां हैं वो भी मंगवाई। यानी कि इलेक्शन कमीशन को ये लग रहा है कि उनके पास दो एपिक नंबर हैं, यानी दो वोटर आईडी कार्ड है। ऐसा कैसे संभव है? लिहाजा ने नोटिस जारी करके जो दोनों वोटर आईडी कार्ड के एपिक नंबर हैं उनकी प्रतियां यानी कि कॉपी मंगवाई गई है, ताकि मिलान हो सके कि भाई उनके पास दो वोटर आईडी कार्ड कैसे है, ये कब जारी किया गया, इसकी जांच की बात भी कही जा रही है। यानी तेजस्वी यादव का ये जो दांव था वो उल्टा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब बढ़ते खबरों में आगे और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां पर ऑपरेशन सिंदूर जो है अभी भी लगातार जारी ऐसा लगता है, क्योंकि जिस तरीके से कुलगाम में ऑपरेशन चल रहा है, अब तक इस पूरे मामले में 3 आतंकियों को ढेर किया जा चुका है। यानी कुल मिला के कहें तो ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान को घुटने पर लाने के बाद भी भारतीय सेना शांत नहीं हुई है। जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना आतंकियों पर कहर बनकर टूट रही है। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में अखल देवसर इलाके में बीते 3 दिनों से मुठभेड़ चल रही है और इस मुठभेड़ में लगातार जो है सेना की ओर से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। साथ ही अब तक सेना ने लश्कर के 3 आतंकियों को ढेर भी कर दिया है, जबकि अभी भी ऐसे कुछ आतंकी हैं जिनके छिपे होने की आशंका है। लिहाजा सर्च ऑपरेशन जारी है। जानकार ये बता रहे हैं कि कुलगाम में चल रहा ये ऑपरेशन इस साल का सबसे बड़ा ऑपरेशन है, क्योंकि आप याद करिए ये शुरू हुआ था 1 अगस्त को, 3 अगस्त है आज, यानी बीते 3 दिनों से ये ऑपरेशन लगातार जारी है। इस आतंक विरोधी अभियान में हाईटेक सर्विलांस सिस्टम और इसके साथ साथ स्पेशल पैरा फोर्स के जो जवान हैं वो शामिल है और इसीलिए पूरे इलाके की घेराबंदी करने के साथ साथ सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये तस्वीरें आपको कुलगाम के अखल इलाके से दिखा रही है, जहां अभी भी सेना का ऑपरेशन चल रहा है। इलाके की घेराबंदी कर दी गई है और जो सुरक्षा बल है वो हाईटेक मशीनों के साथ साथ यहाँ पे जो ड्रोन है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और जंगलों में भी सर्च अभियान को आगे बढ़ाया जा रहा है। हालांकि इस पूरे मामले में लश्कर के जो 3 आतंकी है वो ढेर किए जा चुके हैं, लेकिन सेना को इस बात के इनपुट है कि अभी भी इस इलाके में यानी दक्षिण कश्मीर में कुलगाम जिले के अखल इलाके में कुछ आतंकी छिपे हो सकते हैं और इसी के मद्देनजर जो सर्च ऑपरेशन है वो लगातार आगे बढ़ रहा है। तो इस आतंक विरोधी अभियान में हाईटेक सर्विलांस और जो स्पेशल पैरा फोर्स के जवान हैं वो भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं, यानी लगातार ड्यूटी दी जा रही है। इस पूरे मामले को लेकर जम्मू कश्मीर के जो डीजीपी हैं और जो 15वीं कोर कमांडर हैं इस ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं। अब आपको खुफिया इनपुट मिलने के बाद जिस तरीके से जो ऑपरेशन चल रहा है इससे जुड़ी हर अपडेट दिखाते हैं खास रिपोर्ट के जरिए। आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाने के लिए सेना ने घाटी में ऑपरेशन अखल लॉन्च किया है। ऑपरेशन अखल के तहत भारतीय सेना चुन चुनकर लश्कर के आतंकियों को मिट्टी में मिलाने का काम कर रही है।
अब तक कुल 2 आतंकियों को मारा जा चुका है और ये आतंक का वो चेहरा है जिसे भारतीय सेना ने मिट्टी में मिला दिया। ये आतंक की हर पहचान के लिए उसके अंतिम मुकाम का सबूत है। आतंक के हर इरादे पर भारतीय सेना ऐसी ही चोट करती है। ऑपरेशन अखल के तहत सेना की बंदूक से निकली हर गोली आतंकियों के शरीर में जाकर धंस गई। कुलगाम में लश्कर के 5 आतंकियों के छिपे होने की सूचना के बाद भारतीय सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने इन्हें मिट्टी में मिलाने का ऑपरेशन शुरू किया। कुलगाम के अखल वन इलाके में कल शुरू हुआ यह ऑपरेशन आज भी जारी है, जहां सेना अखल के जंगलों में तलाशी अभियान चला रही है। और ये तस्वीरें आतंक के हर उस इरादे पर प्रहार है जो भारत में दहशत को दिशा देना चाहता है। इंसानी खाल में छिपे इंसानियत के दुश्मनों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर बदस्तूर जारी है और जारी है आतंकवाद के खात्मे की वो कहानी जिसे भारतीय सेना के वीर जवानों ने लिखा है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के अंदर आतंक के अड्डों को तबाह करने के बाद अब उन बचे खुचे आतंकियों को ढूंढ ढूंढ कर मारा जा रहा है। 13 मई को लॉन्च हुआ ऑपरेशन किलर, 28 जुलाई को ऑपरेशन महादेव, इसके बाद ऑपरेशन नादर, ऑपरेशन शिव शक्ति और अब ऑपरेशन अखल। ये सभी ऑपरेशन सिंदूर के ही एक्सटेंशन हैं, जहां आतंकवादियों के बचने की संभावना शून्य हो जाती है। घाटी में गोलियों की तड़तड़ाहट बताती है आतंक का अंतिम अंजाम जहन्नुम ही होगा और इंसानियत की जमीन पर आतंक की हर सोच पर भारतीय सेना ऐसे ही प्रहार करती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब अंत में बात करेंगे मिडिल ईस्ट की, जहां पर 2 देश एक बार फिर से आमने सामने आते दिखाई दे रही हैं। आपको बता दें कि रूस और अमेरिका के बीच लगातार तनाव बढ़ रहा है। ट्रंप ने शुक्रवार को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा था कि उन्होंने रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव के भड़काऊ बयानों के बाद अमेरिकी पनडुब्बियों को फिर से तैनात करने के निर्देश दे दिए हैं, जिसके बाद रूस की ओर से भी बड़ा बयान सामने आया। रूस के वरिष्ठ सांसद का बयान सामने आया और यह कहा गया कि महासागर में रूसी पनडुब्बियों की संख्या अमेरिकी पनडुब्बियों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। जिन अमेरिकी पनडुब्बियों को ला पे बात की जा रही है कि हमने ला दिया है, वो पहले से ही रूस के निगरानी में है। यानी कि रूस और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। 1 अगस्त को पुतिन के खास दिमित्री मेदवेदेव का बयान सामने आया और बयान के बाद ट्रंप ने यह बड़ा कदम उठाया, बड़ा फैसला किया। परमाणु पनडुब्बियां तैनात करने के आदेश दिए गए थे उनकी ओर से और फैसले के पीछे दिमित्री को जिम्मेदार बताया गया। रूस को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी यहां पर ट्रंप की ओर से दी गई। परमाणु पनडुब्बी तैनात करने के बाद ट्रंप का यह बड़ा बयान सामने आया। रूस से परमाणु युद्ध लड़ने के लिए तैयार है अमेरिका, ये भी ट्रंप की ओर से कहा गया। क्या कुछ कह रहे हैं वो, सुनवाते हैं आपको। So I have to be very careful. So I do that on the basis of safety for our people. A threat was made by a former president of Russia, and we're going to protect our people. Well, you just have to read what he said. He was talking about nuclear. When you talk about nuclear, we have to be prepared, and we're totally prepared. बिबिल में गुलिस्तान की ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की इस जुबान में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल, बोलो जुबान केसरी।